नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भविष्य के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं भव्य कटारिया लाया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। और इस टॉपिक में से सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सामान्यतया 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। वर्तमान में हम पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए तथा आगामी परीक्षाओं में संभावित प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रश्न देखे थे, आज हम उसी श्रृंखला में कुछ और प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, वॉल्स ऑफ कॉफमैन, मैस्लो, हल तथा कोई नहीं। देखिए मित्रों, सीएल हल के द्वारा सिद्धांत दिया गया प्रणोद का सिद्धांत। मैस्लो साहब के द्वारा सिद्धांत दिया गया आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही है। वॉल्स तथा कॉफमैन इन्होंने दिया प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो पहले प्रश्न में ऑप्शन ए सही है हमारा। दूसरा प्रश्न है, अर्जित अभिप्रेरणाएं कहलाती हैं। अर्जित अभिप्रेरणाएं क्या कहलाती हैं? जन्मजात, प्राथमिक, सामाजिक या उपयुक्त सभी। तो देखिए अर्जित अभिप्रेरणाएं जो होती हैं वो बाह्य अभिप्रेरणाएं होती हैं। और अब्राहम मैस्लो साहब ने बाह्य अभिप्रेरणाओं को 2 भागों में बांटा। अर्जित अभिप्रेरणा, जिसको उन्होंने नाम दिया, अर्जित अभिप्रेरणाओं को उन्होंने 2 भाग में बांटा, व्यक्तिगत अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक। तो जन्मजात अभिप्रेरक जो है वो आंतरिक अभिप्रेरक है, प्राथमिक अभिप्रेरक भी आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं। तो सामाजिक अभिप्रेरक जो है वो अर्जित अभिप्रेरणा का एक भाग है। 2 भाग किए थे, व्यक्तिगत और सामाजिक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा, सामाजिक अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरक किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो डेविड सी मैक्लेलैंड साहब ने उपलब्धि अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा की। तो उपलब्धि अभिप्रेरक जो हैं वो सामान्यतया बाह्य अभिप्रेरक होते हैं। बाह्य वातावरण के द्वारा हम अर्जित कर लेते हैं, हम ग्रहण कर लेते हैं, तो इनको हम अर्जित अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है जन्मजात अभिप्रेरक, दूसरा है अर्जित अभिप्रेरक, तीसरा है प्राथमिक अभिप्रेरक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, अर्जित अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसकी देन है? अभिप्रेरणा का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसकी देन है? व्यवहारवादियों का, गेस्टाल्टवादियों का, प्रकार्यवादियों का या संरचनावादियों का? तो देखिए, इस एक प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि अभिप्रेरणा का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, और दूसरा ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि वो जो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया वे कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं, कौन से वाद से संबंधित हैं। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं अमेरिका के E.L. थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। ये हमने अधिगम में भी पढ़ा है, अधिगम में भी इसी नाम से यह सिद्धांत चलता है। और थॉर्नडाइक साहब जो हैं वे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, व्यवहारवाद। तो ये प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई भी ज्ञान तभी सीखा जा सकता है जब सिखाने वाला तैयार हो, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो, सीखने वाला तैयार हो या कक्षा में छात्र कम हो। तो यहां पर हम चारों ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो इसमें से छात्र कम हो ये तो किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो, अगर बिना पाठ्यपुस्तक के भी अगर शिक्षक छात्रों को अधिगम करवाने में सक्षम हैं तो करवाया जा सकता है।
अब हमारे सामने ऑप्शन बचते हैं दो, सिखाने वाला तैयार हो और दूसरा सीखने वाला तैयार हो। तो हमने एक प्रश्न देखा था, पूर्व परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है कि घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, परंतु क्या उसे पानी पीने के लिए बाध्य किया जा सकता है क्या? तो वहीं से उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि घोड़े को तालाब के पास ले जा तो सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और वो इसी प्रकार बालक को हम कक्षा में ला तो सकते हैं, लेकिन हम उसे पढ़ने के लिए, अधिगम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बालक अधिगम कब करेगा? जब बालक अधिगम तब करेगा जबकि बालक तत्पर होगा, जब वो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा जब सीखने वाला तैयार हो। तो ये जो प्रश्न है वो अधिगम में भी काम में आ सकता है और अभिप्रेरणा का तो है ही है। चूंकि स्किनर साहब ने एक कथन भी दिया कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो चूंकि अभिप्रेरणा और अधिगम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये प्रश्न दोनों में काम आएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भोजन क्या है? देखिए, जब हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि अभिप्रेरणा के संबंध में भूख क्या है, भोजन क्या है, तो हमने प्रश्न पढ़ा था अभिप्रेरणा के चक्र के संबंध में। तो अभिप्रेरणा के जो चक्र हैं, अभिप्रेरणा के सोपान, अभिप्रेरणा के संगठक, जो हमने दूसरी क्लास में, दूसरे लेसन में हमने वीडियो पढ़ा था, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। और अभिप्रेरणा के 3 सोपानों की हमने बात की थी, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, इंसेंटिव या उद्दीपन। तो देखिए, आवश्यकता किसे कहते हैं? आवश्यकता का मतलब होता है किसी वस्तु की अति या किसी वस्तु की कमी। जब हमें किसी वस्तु की कमी महसूस होती है तो हमें आवश्यकता महसूस होती है। जब हमारे शरीर में खाद्य पदार्थ की कमी होती है और हमारी मांसपेशियों में, अमाशय की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है, तो भूख नामक अंतर्नोद उत्पन्न होता है। तो आवश्यकता से जो उत्पन्न होता है वो है अंतर्नोद। और अंतर्नोद क्या हुआ? अंतर्नोद हुआ भूख। खाद्य पदार्थ की कमी हुई, खाद्य पदार्थ की कमी से हमें भूख नामक अंतर्नोद उत्पन्न हुआ। और वो जो भूख नामक अंतर्नोद है, उस अंतर्नोद या चालक की चालकता में कमी लाने का कार्य कौन करता है? प्रोत्साहन, इंसेंटिव। यानी कि जब व्यक्ति को भूख लगी है तो उस भूख की शांति किससे होगी? भोजन से। तो भोजन यहां पर क्या हुआ? तृतीय स्टेप, प्रोत्साहन। तो जिसको हम कह सकते हैं इंसेंटिव या उद्दीपन। तो यहां पर भी 4 ऑप्शन है, आवश्यकता, प्रोत्साहन, चालक या प्रणोद। तो चालक और प्रणोद तो एक ही बात है, हम इसको चालक भी कह सकते हैं, प्रणोद भी कह सकते हैं, अंतर्नोद भी कह सकते हैं। तो चालक की चालकता में चालक आवश्यकता, चालक तो हुआ भूख, और भूख की शांति किससे होगी? प्रोत्साहन से। चालक की चालकता में कमी आएगी प्रोत्साहन से। तो यहां पर भोजन जो होगा वो होगा प्रोत्साहन। तो यह हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्राणी अपनी जाति के साथ समूह में रहना चाहता है, यह आवश्यकता है। देखिए, अब्राहम मैस्लो साहब ने एक सिद्धांत दिया है जिसको कहा जाता है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। और आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत में इन्होंने आवश्यकता को एक 5 खंडों में विभाजित किया। और वो 5 खंड कौन कौन से थे? सबसे पहले थी शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद में थी सुरक्षा, उसके बाद में था संबंधन या स्नेह, उसके बाद में था उपलब्धि, और उसके बाद में था आत्मसिद्धि, जो सर्वोत्तम आवश्यकता है। तो प्रत्येक प्राणी अपनी जाति के साथ समूह में रहना चाहता है, तो ये शारीरिक आवश्यकता तो नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्लियर हो गया, शारीरिक आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आती है सुरक्षा। सुरक्षा में व्यक्ति चाहता है सिक्योरिटी, अपने रोजगार के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षा चाहता है। वो चाहता है कि वो सुरक्षित रहे। और जब सुरक्षा की पूर्ति हो जाती है तो वो स्नेह व संबंधन पर आता है। वो चाहता है कि समाज में वह रहे, वह किसी सोसाइटी में रहे, किसी समाज में रहे, समूह में रहे, जिससे कि उसको स्नेह मिले, उसको संबंधन मिले। वो समाज के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, जिससे कि व्यक्ति के अंदर सामाजिकता की भावना उत्पन्न होती है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा संबंधन की आवश्यकता, सी, जो तृतीय आवश्यकता है, स्नेह व संबंधन की आवश्यकता। तो यहां पर हमारा ऑप्शन स सही होगा, संबंधन की आवश्यकता।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत पुश और पुल थ्योरी के नाम से जाना जाता है? पुश और पुल। देखिए पुश और पुल क्या है? पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना। व्यक्ति की जैसे जैसे आवश्यकताएं पूर्ति होती चली जाती है वो अगली आवश्यकताओं की ओर खींचता चला जाता है। जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो व्यक्ति सुरक्षा संबंधी आवश्यकता की ओर खींचता चला जाता है और उसको पूर्ति करने में लग जाता है। और जब सुरक्षा संबंधी आवश्यकता संपूर्ण हो जाती है, सुरक्षा की दृष्टि से वो सिक्योर हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो स्नेह व संबंधन की ओर जाना प्रारंभ कर देता है। और जब उसको समाज में, परिवार में स्नेह व संबंधन प्राप्त होने लग जाता है तो वो अचीव करना चाहता है, कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है। तो समझिए इसे कि पुश और पुल क्या है, कि व्यक्ति जहां पर अपने सुख की कामना करता है, जहां पर उसे सुख की प्राप्ति होती है, वो उसकी ओर खींचता चला जाता है, उसकी ओर बढ़ता चला जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो देखिए, पहला है आवश्यकता पदानुक्रम, दूसरा मनोविश्लेषण, तीसरा चालक सिद्धांत और चौथा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो ये वाली जो थ्योरी है ये भी आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहां पर भी हमारा ऑप्शन होगा ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैक्डूगल के अनुसार पलायन मूल प्रवृत्ति से जुड़ा संवेग है। तो देखिए विलियम मैक्डूगल साहब ने अपनी पुस्तक द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई और 14 मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए 14 प्रकार के संवेग बताए। और ये जो 14 संवेग हैं वही 14 मूल प्रवृत्तियों को प्रदीप्त करते हैं, उद्दीप्त करते हैं। तो वो जो संवेग हैं वो मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं। तो यही प्रश्न आ रहा है कि कौन सा संवेग कौन सी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है क्रोध। तो क्रोध नामक जो संवेग है उससे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा। दूसरा है वात्सल्य। वात्सल्य से जुड़ा हुआ संवेग है शिशु रक्षा। और तीसरा ऑप्शन है भय। तो भय से जुड़ा हुआ संवेग है पलायन। तो यहां पर हमारा ऑप्शन पलायन होगा जो भय नामक संवेग से जुड़ा हुआ है। तो सी ऑप्शन सही है यहां पर। अगला प्रश्न है, निम्न स्तर की आवश्यकता के पूरा होने पर ही उच्च स्तरीय आवश्यकता उत्पन्न होती है, यह सिद्धांत किसकी मान्यता है? तो वही बात, निम्न स्तरीय आवश्यकता और उच्च स्तरीय आवश्यकता। किस मनोवैज्ञानिक ने निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय यानी कि स्तरों में आवश्यकताओं को बांटा? तो वे मनोवैज्ञानिक हैं कौन? अब्राहम मैस्लो साहब। और अब्राहम मैस्लो साहब ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने जो 5 स्तरों में आवश्यकताओं को बांटा है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, डी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया? तो देखिए मित्रों, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं डेविड सी मैक्लीलैंड साहब। और मैक्लीलैंड ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द अचीविंग सोसाइटी। द अचीविंग सोसाइटी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक प्रकाशित हुई 1961 में, 1961 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक में ही इन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये फैक्चुअल प्रश्न था। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा सही 1961। यहां पर इनकी एक पुस्तक है द अचीविंग सोसाइटी, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डेविड सी मैक्लीलैंड का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? तो देखिए मैक्लीलैंड साहब जो थे वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा बी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किसका है? प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन है। पहला है स्कीनर, फिर मैस्लो, हल और कॉफमैन। तो मैस्लो साहब ने सिद्धांत दिया आवश्यकता का सिद्धांत, कॉफमैन साहब ने सिद्धांत दिया प्रोत्साहन का सिद्धांत, स्कीनर साहब का सिद्धांत नहीं है ये। और अंतिम बचते हैं CL हल साहब
और CL हल साहब ने दिया था प्रणोद का सिद्धांत, जिसे प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत भी कह सकते हैं हम। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा बी, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं CL हल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मैस्लो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आवश्यकताओं की संख्या कितनी बताता है? तो मैस्लो साहब का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में कितनी आवश्यकताएं हैं? बिल्कुल 5 आवश्यकताएं हैं, और 5 आवश्यकताएं शायद अब तक आपको याद हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवीजन कर लें। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, उसके बाद में सुरक्षा, उसके बाद में स्नेह व संबंधन, उसके बाद में उपलब्धि, और उसके बाद में आत्मसिद्धि। तो ये 5 आवश्यकताएं इन्होंने बताई हैं। चलिए अगला, जन्मजात प्रेरक निम्न में से क्या कहलाता है? जन्मजात प्रेरक मतलब आंतरिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक मतलब सकारात्मक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक मतलब प्राथमिक प्रेरक, शारीरिक प्रेरक, जैविकीय प्रेरक। तो यहां पर जो चारों ही ऑप्शन हैं ये सभी सही हैं, तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गेट्स ने निम्न में से कौन सा कार्य प्रेरक का बताया है? कौन सा कार्य बताया है प्रेरक का? देखिए ये जो प्रश्न हमने अभिप्रेरकों की विशेषताओं के संबंध में बात की थी, वहां से प्रश्न आया हुआ है। और पहला ऑप्शन है व्यवहार को शक्तिशाली बनाना, बिल्कुल व्यवहार को शक्तिशाली बनाता है। दूसरा है व्यवहार का चुनाव करना, तो हमें जो अभिप्रेरक होते हैं वो हमारे व्यवहार को संतुलित करते हैं तथा हमारे व्यवहार में चयनात्मकता लाते हैं, तो व्यवहार का चुनाव करना। तीसरा है व्यवहार को संचालित करना, बिल्कुल अभिप्रेरणा जो है वो हमारे व्यवहार को क्रियाशील भी करती है, उसको नियंत्रित भी करती है, गुड साहब की परिभाषा भी है। तो हमारे व्यवहार को संचालित करना ये भी सही है, तो यहाँ पर भी इसका ऑप्शन होगा द, उपयुक्त सभी। तो सभी जो हैं कार्य वो प्रेरक के कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रेरणा का लक्षण है क्रियाशीलता, साधन, व्यवहार को प्रभावित करना या उपयुक्त सभी। तो देखिए प्रेरणा का लक्षण क्या है? प्रेरणा व्यक्ति को क्रियाशील बनाती है। अगर हम मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात करें तो मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना, और मोटम के 2 अर्थ होते हैं, टू मूव और मोटर, और इनका अर्थ क्या होता है? गति करना या हिलना डुलना, तो एक प्रकार से क्रियाशीलता। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा साधन, तो हमने अभिप्रेरणा की जब विशेषताओं की बात की थी तो अभिप्रेरणा की विशेषताओं में हमने एक विशेषता देखी थी जिसमें कहा गया था कि अभिप्रेरणा साध्य न होकर साधन है। साध्य नहीं है, साध्य मतलब लक्ष्य नहीं है। अभिप्रेरणा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील होते हैं, तो ये भी सही है। फिर कह रहे हैं व्यवहार को प्रभावित करना, और बिल्कुल हम अभिप्रेरणा जो होती है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, जिसके द्वारा हम किसी लक्ष्य की ओर क्रियाशील होते हैं, लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो यहां पर भी हमारा ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रशंसा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो प्रशंसा क्या है? प्रशंसा बाह्य अभिप्रेरक है। प्रशंसा जो है वो अर्जित अभिप्रेरक है। तो यहां पर है सकारात्मक, नकारात्मक, दोनों या कोई नहीं। तो देखिए जो बाह्य प्रेरक, जो अर्जित प्रेरक होते हैं उनको हम कहते हैं नकारात्मक प्रेरक, नेगेटिव मोटिवेशन। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा नकारात्मक अभिप्रेरक, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में प्रश्न आता है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है। अभिप्रेरणा को कौन कारक जो है वो प्रभावित करते हैं? आवश्यकताएं, बिल्कुल आवश्यकताएं प्रभावित करती हैं। दूसरा है आकांक्षा स्तर एवं रुचि, बिल्कुल अगर हमारा जो आकांक्षा स्तर होता है वो अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है, तथा रुचि हमें किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती है। तीसरा है संवेगात्मक स्थिति, बिल्कुल हमारी संवेगात्मक स्थिति जैसी होगी उसी प्रकार से हम किसी कार्य की ओर अभिप्रेरित होंगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही है, डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के से संबंधित व्यवहार का लक्षण है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार जो होगा उसका लक्षण क्या होता है? पहला ऑप्शन है उत्सुकता, फिर दिवास्वप्न, भग्नाशा और कुसमायोजन। तो देखिए मित्रों, जब व्यक्ति अभिप्रेरित हो जाता है तो अभिप्रेरणा की हमने
विशेषताओं के बारे में जब हमने बात की थी तो अभिप्रेरणा की विशेषताओं में ये प्रश्न आया हुआ है, ये अभिप्रेरणा की विशेषताओं में ये चीज़ आई हुई है। पहली बात, कुसमायोजन की बात करते हैं तो कुसमायोजित नहीं होता है, अभिप्रेरणा व्यक्ति को समायोजित कर देती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। भग्नाशा, अगर अभिप्रेरित होगा व्यक्ति तो भग्नाशा तो होगी नहीं, भग्नाशा का मतलब होता है जहां पर आशा का भंग हो जाए, तो यहां पर भग्नाशा नहीं होती है। व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए लगातार क्रियाशील रहता है जब तक कि उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लेवे। फिर दिवा स्वप्न, तो दिवा स्वप्न भी नहीं होता है। उत्सुकता जो है वो अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा लक्षण है, जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती रहती है, उत्सुक करती रहती है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा ए, उत्सुकता। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु उत्पन्न होता है। तो देखिए फिर वही अभिप्रेरणा चक्र से प्रश्न आया है कि आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु उत्पन्न होता है। तो अभिप्रेरणा का जो चक्र, अभिप्रेरणा के जो सोपान है, उसमें पहला पद है आवश्यकता, और आवश्यकता से जब हम आगे चलते हैं तो आवश्यकता के द्वारा जो उत्पन्न होती है वो कहलाता है चालक या अंतर्नोद, चालक या अंतर्नोद। तो किसी वस्तु की कमी जो होगी वो क्या कहलाएगी, आवश्यकता कहलाएगी, और उस आवश्यकता से जो उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, अंतर्नोद कहलाता है, प्रणोद कहलाता है, चालक कहलाता है। और उस चालक की जो चालकता में कमी लाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उद्दीपन या प्रोत्साहन। तो यहां पर 4 ऑप्शन हैं, उद्दीपन, चालक, प्रेरक या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा बी, चालक। फिर प्रश्न है, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है। देखिए कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है। पहला है मद व्यसन, दूसरा आदत की विवशता, तीसरा आकांक्षा का स्तर, और चौथा क्रोध। तो देखिए अर्जित प्रेरक नहीं है, इसका मतलब जन्मजात प्रेरक है, या ये कहें आंतरिक प्रेरक है। तो मद और व्यसन जो है वो आंतरिक प्रेरक नहीं है। मद और व्यसन हम बाह्य तत्वों के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत। फिर हम बात करते हैं आदत की। तो जो मैस्लो साहब ने अर्जित अभिप्रेरकों की बात की, अर्जित अभिप्रेरकों में आदत को उन्होंने अर्जित अभिप्रेरक बताया, और आदत भी जो होती है वो बाह्य होती है। हम आसपास के वातावरण के द्वारा हम किसी आदत को ग्रहण कर लेते हैं, आदत को हम बना लेते हैं। तो आदत भी कैसा प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है। फिर है आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा का स्तर मतलब अचीवमेंट, उपलब्धि। हम कुछ उपलब्धि करना चाहते हैं, आकांक्षा है हमारी कि हम कुछ उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। और उपलब्धि कहाँ कैसा अभिप्रेरक होता है, उपलब्धि भी अर्जित अभिप्रेरक होता है। तो आकांक्षा का स्तर भी नहीं है। फिर बात करते हैं क्रोध की। तो देखिए क्रोध जो है, क्रोध हमारा संवेग है, और संवेग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं। विलियम मैकडूगल साहब ने कहा था कि ये जो संवेग होते हैं ये जन्मजात होते हैं, और क्रोध जो है ये हमारा जन्मजात संवेग है। इसीलिए यहां पर अर्जित जो अभिप्रेरक नहीं है वो है क्रोध। इसका ऑप्शन होगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप, पुरस्कार एवं प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, अधिकारी बनने की इच्छा। तो अधिगम की सफलता का मुख्य आधार, देखिए अभिप्रेरणा और अधिगम दोनों एक दूसरे से चूंकि जुड़े हुए हैं तो मिले जुले प्रश्न हैं। दंड व आरोप, तो दंड व आरोप जो होता है वो अभिप्रेरणा का मुख्य आधार कतई नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा पुरस्कार व प्रशंसा, बिल्कुल पुरस्कार व प्रशंसा जो है वो व्यक्ति को अभिप्रेरित तो करता है, लेकिन वे जो हैं वो सफलता का मुख्य आधार नहीं बन सकते, क्योंकि फिर व्यक्ति उसी के लिए क्रियाशील होगा, अन्यथा क्रियाशील नहीं होगा। तो यहां पर पुरस्कार व प्रशंसा भी सही ऑप्शन नहीं माना जा सकता। फिर है अधिकारी बनने की इच्छा। तो अधिकारी बनने की इच्छा तो सभी में है, लेकिन ये सफलता का आधार नहीं है। सफलता का आधार क्या होगा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। जब व्यक्ति में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो वो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति डेडिकेट होकर
उस कार्य को करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा स, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। फिर प्रश्न है जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? तो देखिए जन्मजात प्रेरक हैं, जन्मजात प्रेरकों की हमने बात की। जन्मजात प्रेरक कैसे होते हैं? भूख, प्यास, नींद, काम, हमारी शारीरिक इच्छाएं, आत्मसंतोष, आत्मसुख, ये जो होते हैं ये हमारे जन्मजात प्रेरक होते हैं। तो यहाँ पर भूख, प्यास, नींद, तो जो आदत है, आदत की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अब्राहम मैस्लो साहब ने व्यक्तिगत प्रेरकों में आदत प्रेरक को माना है। तो आदत जो है वो कैसा प्रेरक है? बाह्य प्रेरक है, अर्जित प्रेरक है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन होगा सी। इसके बाद में आता है स्वधारणा अभिप्रेरक है। स्वधारणा कैसा अभिप्रेरक है? तो जो स्वधारणा होती है, स्वधारणा मतलब स्वयं की धारणा, कि मैंने ये मान लिया है कि मैं भाई एग्जाम में पास हो जाऊंगा, मैंने ये मान लिया है कि कोई कार्य इतने दिन में सफल हो जाएगा, मैंने ये मान लिया है कि मैं तो जिंदगी में कभी सफल हो ही नहीं सकता। तो ये हमारी धारणाएं हैं, और हमारी धारणाएं जो होंगी वो हमारी कैसी हैं? हमारी व्यक्तिगत धारणाएं हैं। तो स्वधारणा कैसा अभिप्रेरक है? व्यक्तिगत अभिप्रेरक है। सामाजिक तो हो ही नहीं सकता, बाह्य तो है, लेकिन चूंकि सामाजिक और व्यक्तिगत दो भी पार्ट दे दिए गए हैं, इसलिए हम इंटरनल पार्ट की बात करेंगे। तो कैसा अभिप्रेरक है? व्यक्तिगत प्रेरक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा बी। इसका ऑप्शन था सी और इसका भी ऑप्शन था सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैस्लो साहब ने प्रेरणा के प्रकार बताए हैं। तो मैस्लो ने अभिप्रेरणा के सबसे पहले दो प्रकार बताए, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक, और फिर उन्होंने अर्जित अभिप्रेरकों के दो भाग किए, व्यक्तिगत अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक। तो यहां पर पहला ऑप्शन है जैविक अजैविक, दूसरा है स्वाभाविक व कृत्रिम, तीसरा जन्मजात व अर्जित, चौथा दंड व पुरस्कार। तो यहां पर हमारा ऑप्शन स सही होगा, जन्मजात व अर्जित अभिप्रेरक। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए पहला ऑप्शन है मैक्लेलैंड। मैक्लेलैंड साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैक्लेलैंड साहब ने दिया, जिसे हम मानव प्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं। शेल्डन साहब ने सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं शारीरिक गति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? शारीरिक गति का सिद्धांत दिया शेल्डन साहब ने। ईएल थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया, उसका नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ईएल थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और हर्जबर्ग साहब जो हैं, इन्होंने जो सिद्धांत दिया, इनके सिद्धांत का नाम है स्वास्थ्य का सिद्धांत। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा सी। तो उपयुक्त दोनों प्रश्नों में सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिप्रेरणा प्रविधि चयन का आधार होता है। हम किसी को भी प्रेरित करें तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करें, या हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारे चयन का आधार क्या होना चाहिए? तो पहला है छात्रों की आवश्यकताएं, दूसरा छात्रों का स्तर, तीसरा अध्ययन परिस्थितियां, और चौथा उपयुक्त सभी। तो देखिए जब हम किसी भी प्रविधि का चयन करते हैं छात्रों को मोटिवेट करने के लिए, चाहे छात्रों को अधिगम करवाने के लिए, तो हमें छात्रों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना है, छात्रों के स्तर का भी ध्यान रखना है कि छात्र का स्तर कैसा है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो जिन परिस्थितियों में अध्ययन करवा रहे हैं क्या वो परिस्थितियां अधिगम के लिए अनुकूल हैं या नहीं, किसी कार्य को करने के लिए अनुकूल हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमें तीनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत में कुल कितनी आवश्यकताएं बताई गई हैं? तो देखिए अब्राहम मैस्लो साहब का जो सिद्धांत है उसके बहुत सारे नाम हैं, मैंने आपको सभी नामों से परिचित करवाया है। पहला हम कहते हैं आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, इसी का दूसरा नाम है आवश्यकता या मांग का सिद्धांत, और तीसरा नाम है मानवतावादी सिद्धांत। और मानवतावादी सिद्धांत इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो अंतिम जो पार्ट है, कौन सा सर्वोच्च जो आवश्यकता है, यहां पर कौन सी आवश्यकता है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और आत्मसिद्धि जो है वो व्यक्ति को मानवतावादी बनाती है। इसीलिए
तो यहाँ पर हम ये प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं कि आवश्यकताएं जो होती हैं वो एक क्रम में बढ़ती चली जाती हैं। व्यक्ति सबसे पहले अपनी प्रारंभिक आवश्यकता को पूर्ति करता है, फिर आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये आवश्यकताएं कितनी हैं? ये आवश्यकताएं हैं 5। तो ये अब्राहम मैस्लो साहब का सिद्धांत है, जिसे हम मानवतावादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आप ये नाम भी ध्यान रखिएगा, मानवतावादी सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें। धन्यवाद।